ऑप्टिकल की थोड़ी सी पहले डेफिनेशन वगैरह करेंगे फिर एग्जाम्पल। स्टार्ट करते हैं आज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। बात हो रही है कि भाई अगर कोई कंपाउंड ऐसा है, कोई कंपाउंड का सैंपल आप ले लीजिए, कंपाउंड का सॉल्यूशन ले लीजिए, किसी कंपाउंड का सॉल्यूशन ले लीजिए, उस सॉल्यूशन में से आप पीपीएल को पास कर दीजिए। क्या पास करना है उस सॉल्यूशन से? पीपीएल को। पीपीएल का जो रोटेशन होता है, पीपीएल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इस तरीके से मूव करते हैं, इनका पार्टिकल का मोशन ऐसे होता है। तो अगर पीपीएल को पास करो किसी कंपाउंड के अंदर से, तो ऐसा हो सकता है कि ये पीपीएल को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर दे, पीपीएल को रोटेट कर दे, पीपीएल को क्या करे? लेफ्ट रोटेट कर दे ये कंपाउंड। या दूसरी चीज हो सकती है, आपको देखने को मिल सकती है कि ये जो है ये पीपीएल को राइट में रोटेट कर दे, पीपीएल को राइट में रोटेट कर दे। ये लेफ्ट में दिखाए तो राइट में कैसे दिखाएंगे? ये लेफ्ट रोटेशन है और ये कैसा रोटेशन है पीपीएल का? राइट में रोटेट करना हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अगर कंपाउंड पीपीएल को लेफ्ट में रोटेट करता है तो उसको लीवो रोटेटरी बोलते हैं, लीवो रोटेटरी बोलेंगे या एल फॉर्म बोलेंगे या माइनस फॉर्म बोलते हैं। और अगर वो राइट में रोटेट करता है तो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म या प्लस फॉर्म। अगर राइट में घुमाएगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या डी फॉर्म या प्लस फॉर्म बोलेंगे, और अगर लेफ्ट में घुमा देता है तो एल फॉर्म या माइनस फॉर्म बोलेंगे। ये जो दोनों होंगे ये इस एक कंपाउंड के होंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ये दोनों जो होंगे ये बोले जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर। इस कंपाउंड के, ये मान लीजिए कोई कंपाउंड ए है, इसमें से पीपीएल को पास किया, पीपीएल लेफ्ट या राइट में घूम जाती है, तो ये दोनों कंपाउंड ये क्या कहलाएंगे? एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर कहलाएंगे। एक का नाम है एल फॉर्म, दूसरे का नाम है डी फॉर्म। एल फॉर्म लेफ्ट में घुमाता है, एल फॉर्म लेफ्ट याद रखिएगा, एल फॉर्म लेफ्ट में घुमाता है, डी फॉर्म क्या घुमाएगा? लाइट को राइट में घुमाएगा। ठीक है, डी फॉर्म को प्लस या डेक्स्ट्रो रोटेटरी भी बोलते हैं, एल फॉर्म को माइनस या लीवो रोटेटरी भी बोलते हैं। किसी भी एक कंपाउंड के अगर डी फॉर्म है और एल फॉर्म है तो उनको घुमाने का जो एंगल होता है, रोटेटिंग एंगल जो होगा वो सेम होगा। रोटेटिंग एंगल जो होगा वो क्या होगा? सेम होगा। मान लीजिए कि आपके पास किसी कंपाउंड का एक मोल लीवो रोटेटरी फॉर्म है, एल आइसोमर है, और एक मोल डी आइसोमर है। आपके पास अगर है किसी कंपाउंड का एक मोल एल आइसोमर और एक मोल डी आइसोमर, तो क्या होगा? मान लीजिए कि इसका रोटेशन दिया हुआ है आपको, इसका रोटेशन बोल रहे हैं कि ऑप्टिकल रोटेशन जो करता है,
ऑप्टिकल रोटेशन दिया हुआ है 59 डिग्री, ठीक है, कितना दिया हुआ है 59 डिग्री। तो अगर एक ही कंपाउंड के हैं तो डी फॉर्म जो होगा वो क्या करेगा, पहले ऐसे था पीपीएल, अब ये कितने एंगल से घुमा देगा इसको, 59 डिग्री से राइट में घुमा देगा डी फॉर्म। और एल फॉर्म क्या करेगा, मतलब एक ही कंपाउंड के अगर डी और एल फॉर्म है, एक ही कंपाउंड के अगर दो आइसोमर हैं डी और एल, तो जो एंगल होता है वो क्या होता है, सेम होता है। अगर मान लीजिए आप इसका लेते हो एल फॉर्म, तो ये कहाँ पे घुमा देगा, 59 डिग्री इधर लेफ्ट में घुमा। हाँ हाँ, एंगल हमने नहीं निकाला, एक्सपेरिमेंट से निकाला, ठीक है। ये इसका मतलब दोनों फॉर्म अगर एक ही एक ऑप्टिकल कंपाउंड है, ऑप्टिकल आइसोमर है, तो उसके दो ऑप्टिकल एक ऑप्टिकल कंपाउंड है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो उसके दो आइसोमर होंगे, एक को डी बोलेंगे एक को एल। अगर डी 59 से घुमा रहा है तो एल भी 59 से घुमाएगा, बस उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अलग होगी। एल जो होगा वो लेफ्ट में घुमाएगा और डी जो होगा वो कहाँ पे घुमा देगा, राइट में। क्लियर है बात। ठीक है, हो गया। अब देखो, ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं किसको, कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, यानी जिसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होगी वो ऑप्टिकली एक्टिव बोला जाएगा। और वो कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव बोला जाएगा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड वो होगा जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो करेगा। भाई हर कंपाउंड तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, जो करेगा उसको ऑप्टिकली एक्टिव, जो नहीं करेगा उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव। हो गया। अब हम कैसे पहचाने या किस तरीके से आइडेंटिफाई करें कि कोई कंपाउंड ये इस तरीके की एक्टिविटी शो करेगा, डी और एल फॉर्म बनाएगा या नहीं बनाएगा। तो उसके लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस हैं, जैसे इट हैव ए
it have one asymmetric carbon. इसमें क्या होना चाहिए, एक एसिमेट्रिक कार्बन होना चाहिए। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब समझते ही है, कायरल कार्बन। लास्ट क्लास में सिखाया था आपको कायरल कार्बन क्या होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव हो, उसके लिए पहली कंडीशन क्या है, इट है वन एसिमेट्रिक कार्बन, जिसको हम कायरल कार्बन भी बोलते हैं, इसको स्टीरियो सेंटर भी बोल सकते हैं। वो पॉइंट जिसके ऊपर ऑप्टिकल एक्टिविटी जहां से शो होगी, जिसकी वजह से शो होगी, उसको बोलते हैं स्टीरियो सेंटर। दूसरी चीज, इट फॉर्म्स टू आइसोमर्स, ये दो आइसोमर्स बनाता है, एक है डी और दूसरा है एल। ये जो डी और एल होते हैं, डी और एल होते हैं, इनकी स्पेशलिटी क्या है कि ये जो डी और एल होंगे, ये आपके डी और एल जो फॉर्म है, ये फॉर्म आपके एक तो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, और दूसरी चीज होगी ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है। एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे और क्या होंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल। कोई भी दो कंपाउंड जो एक दूसरे के मिरर इमेज हो और नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उन दोनों को हम लोग कहते हैं इनएंशियोमर। क्या नाम देते हैं इनको, कोई भी दो कंपाउंड जो एक दूसरे की मिरर इमेज भी हो और एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, उनको हम लोग एक स्पेशल नाम देते हैं इनएंशियोमर्स। इसका मतलब ये जो डी फॉर्म है और एल फॉर्म है, ये एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, इनएंशियोमर्स। क्या बोलेंगे इनको, इनएंशियो। अब मिरर इमेज कैसे बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजिबल कैसे देखते हैं, ये थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग। कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देख के हम लोग कैसे बोलेंगे नॉन सुपर इम्पोजिबल और मिरर इमेज। देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड हम लेते हैं, इस जगह पे देखिए ये जो कार्बन है, ये कायरल कार्बन हो गया, चारों ग्रुप अलग अलग हो गए, ठीक। इसको अगर हम मिरर में देखेंगे इस कंपाउंड को, तो मिरर इमेज इसकी देखिए कैसे दिखेगी। ये जो वर्टिकल लाइन है वो सेम टू सेम रहती है मिरर इमेज में, वर्टिकल लाइन जो है वो सेम टू सेम रहती है। ये जो ग्रुप इधर है वो इस तरफ दिखेगा, और ये वाला जो ग्रुप है वो कहाँ दिखाई देगा आपको, इस तरफ। क्योंकि आपको पता है मिरर इमेज का मतलब प्लेन मिरर में इमेज देख रहे हैं। प्लेन मिरर में लाइट में हम लोगों ने एक फिनोमिनन पढ़ा है, लेटरल इन्वर्जन, सुना है आपने। साइड चेंज हो जाती है, लेफ्ट राइट दिखने लगता है, राइट लेफ्ट दिखने लगता है। तो यहाँ पे देखो इस स्ट्रक्चर में जो H यहाँ पे आपको सामने से देखने से लेफ्ट में था, ये F राइट में था। अब क्या हो जाएगा, इसकी मिरर इमेज बनाओगे तो F जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, लेफ्ट में, और ये H जो होगा वो कहाँ पे आ जाएगा, राइट। अब ये एक दूसरे की क्या बना दी हमने, मिरर इमेज बना दी। अब हमें दूसरा पॉइंट चेक करना है कि ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो सकते हैं। सुपर इम्पोज होने का मतलब होता है एक दूसरे को ढक लेना, एक दूसरे को ढक लेना।
जैसे मान लो अपना ये वाला हाथ है, ठीक है, इसकी अगर मिरर इमेज बनाना चाहे हम लोग तो इसकी मिरर इमेज बनेगी ये ऐसे। ये जो इधर है आपका, जो इसमें हाथ में आपको इस साइड दिख रहा है, अब ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे दिखेगा। और जब इसको हम एक दूसरे सुपर इम्पोज करने का मतलब एक दूसरे पे रखने पे पूरी तरीके से ढक लें। अगर इसको एक दूसरे पे रखोगे तो देखोगे जहां पे थंब है वहां पे ये छोटी वाली उंगली आ गई अपनी, और इधर थंब पे छोटी वाली उंगली, तो ये एक दूसरे को पूरे तरीके से नहीं ढकेंगे, है ना। इसका मतलब ये एक दूसरे के मिरर इमेज तो हैं लेकिन एक दूसरे को पूरे तरीके से ढक नहीं रहे, यानी नॉन सुपर इम्पोजिबल है, एक दूसरे को कवर अप नहीं कर रहे हैं पूरे तरीके। ऐसे रखेंगे तो करेंगे, लेकिन ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, ये दोनों मिरर इमेज नहीं है, क्योंकि मिरर इमेज में लेफ्ट और राइट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, ऐसी बनेगी, और बीच में मिरर लगा दो, इसकी मिरर इमेज ऐसी बनेगी। तो ये यहाँ और ये, ठीक है। तो एक दूसरे के ऊपर अगर इस स्ट्रक्चर को, अब स्ट्रक्चर में कैसे देखते हैं हम लोग, हमको तो पेपर पेन से देखना है। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसकी मिरर इमेज बनानी है, लेफ्ट राइट चेंज करके मिरर इमेज बना ली। अब देखना है कि एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करते हैं या नहीं करते हैं। इसको उठा के इसके ऊपर जब रखोगे तो देखोगे H के ऊपर F आ रहा है और F के ऊपर क्या आ रहा है, H आ रहा है। दोनों एटम अलग अलग हैं इसलिए साइजेस अलग अलग होंगे, इसलिए एक दूसरे को पूरे तरीके से कवर अप नहीं कर पाएंगे। यानी कि ये क्या हो गए, मिरर इमेज भी है और नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है, एक दूसरे को सुपर इम्पोज भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, इनएंशियोमर्स। इन दोनों को एक दूसरे का क्या बोलेंगे, इनएंशियोमर्स। इसमें से जो एक फॉर्म होगा, एक को बोल दोगे डी और सेकंड को क्या बोल दोगे आप, एल बोल दोगे। अब कौन सा डी है और कौन सा एल है उसका डिसीजन एक्सपेरिमेंट से होता है, एक्सपेरिमेंट से डिसाइड होता है कि which is D and which is L। बस इतना पता है आपको, थ्योरेटिकली आपको इतना पता है कि अगर एक चीज, एक कंपाउंड D है तो दूसरा वाला क्या होगा, L। मतलब अगर ये D फॉर्म है तो ये वाला कौन सा फॉर्म होगा, L फॉर्म होगा। अगर इसको L फॉर्म लिखते हो तो इसको क्या लिखोगे, D लिखोगे। अब एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि कौन सा डी है और कौन सा एल है, लेकिन हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि एक डी फॉर्म होगा और एक क्या होगा, एल। और दोनों एक दूसरे के क्या बोले जाएंगे, इनएंशियोमर्स। डिफरेंट एटम होंगे, हाँ। क्या, हाँ हाँ बिल्कुल डायरेक्टली भी कह सकते हैं, पर ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर है बात इतनी, नोट हो गया। अब थर्ड, हाँ, कायरल नहीं है तो नहीं शो, कुछ एग्जाम्पल है जिसमें है तो वो बाद में बताएंगे, बट इन जनरली तो नहीं। थर्ड कंडीशन, पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन थी हमने देखा कायरल कार्बन हो गया तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के चांसेस हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, वन एसिमेट्रिकल कार्बन, वन एसिमेट्रिकल कार्बन, जब कंपाउंड में दो एसिमेट्रिकल कार्बन होता है तो ऐसे भी केसेस देखे गए जो ऑप्टिकली एक्टिव भी होते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होते हैं, दोनों एग्जांपल्स हैं। तो अगर कंपाउंड में एक एसिमेट्रिकल कार्बन है तो वो कंपाउंड डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। दूसरी इसकी कंडीशन बताई गई कि डी और एल फॉर्म जो होंगे वो एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे और एक दूसरे के ऊपर नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे।
मतलब डी और एल फॉर्म को एक दूसरे का बोल सकते हैं इनैंशियोमर। ये दूसरी कंडीशन है। थर्ड कंडीशन पे आते हैं। तीनों जो भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा उसमें ये तीनों कंडीशन फॉलो होंगी। थर्ड कंडीशन है इट डोंट हैव एनी सिमेट्री। सिमेट्री तीन तरीके की देखेंगे हम लोग। एक को बोलते हैं पीओएस, दूसरे को बोलते हैं सीओएस और तीसरे को बोलते हैं एओएस। पीओएस को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, सीओएस को बोलते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री, एओएस को बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर कंपाउंड में आपको सिमेट्री दिखती है इन तीनों में से किसी भी तरीके की, तो कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। मतलब मोटी मोटी बात याद रखिए, सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, और अगर कंपाउंड में सिमेट्री नहीं है तो कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होगा। यानी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। अगर सिमेट्री दिखती है तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। क्लियर है बात? यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव का मतलब, ऑप्टिकल इनएक्टिव का मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। प्लेन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री बोलते हैं। बनाया जाए, स्ट्रक्चर देखें, एग्जाम्पल देखते हैं। पॉइंट नोट हो गए ऑनलाइन? ऑनलाइन बच्चा पार्टी, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं तो सही बच्ची। पीओएस का एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान से देखो, किसका एग्जाम्पल देख रहे हैं? पीओएस देखना चाह रहे हैं। ये कंपाउंड है। अगर इस कार्बन को देखो तो इस पे एक OH जुड़ा हुआ है, एक COH जुड़ा हुआ है, एक H जुड़ा हुआ है और एक ये बड़ा सा ग्रुप है। तो कायरल कार्बन तो हो गया ये। इसी तरीके से अगर इस कार्बन को देखो तो इस पे भी एक H, एक OH, एक COH और एक ये बड़ा सा ग्रुप, तो ये भी कायरल कार्बन है। अब इस कंपाउंड में दो कायरल कार्बन है और देखते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है या नहीं होता। ध्यान से देखते हैं इसमें, इस कंपाउंड में अगर कोई प्लेन आपको ऐसा मिल जाता है जिस प्लेन से कट करने के बाद, जिस प्लेन से कट करने के बाद
दो इक्वल हाफ आपको मिलते हैं। जिस प्लेन से कट करने पे मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ आपको मिल जाए तो उस प्लेन को बोलते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन फ्रॉम विच we cut the molecule into two equal halves। जैसे इस स्ट्रक्चर में अगर ध्यान से देखो, मॉलिक्यूल को अगर यहां से कट कर दो, यहां से हम कट कर रहे हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, इस मॉलिक्यूल को यहां से कट किया, तो यहां से कट करने पे आप देख रहे हो ये वाला जो पोर्शन है सी, फिर ये सी, राइट में ओ एच, राइट में ओ एच, इधर लेफ्ट में एच, लेफ्ट में एच, सेम चीज दिख रही है, फिर ऊपर सी ओ एच और इधर सी ओ एच। तो दोनों पोर्शन क्या हो गए, बिल्कुल सेम टू सेम हो गए, है ना। अगर यहाँ पे लगा दो मिरर, तो ये दोनों पोर्शन बिल्कुल सेम हो गए, तो ये जो लाइन होगी इसको बोलेंगे POS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो आपको मैंने बताया था जैसे ही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी वैसे ही कंपाउंड क्या बन जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। दो कायरल कार्बन है इसमें, देख पा रहे हैं आप, लेकिन पीओएस प्रेजेंट होने की वजह से कंपाउंड क्या बन गया, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्लियर है बात। ठीक है, देखो ध्यान से, बोर्ड पे देखो, इसी स्ट्रक्चर को फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं। बात ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे लगा दो एक मिरर, क्या लगा दो, एक मिरर, तो आप क्या देखोगे कि इस स्ट्रक्चर का जो आधा स्ट्रक्चर है ये और आधा स्ट्रक्चर है ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज है। मिरर लगाने पे आपने क्या देखा था, मिरर लगाने पे यहाँ अगर बीच में मिरर लगाओगे तो देखोगे जो मिरर के पास चीज है वो यहाँ पे पास में बनेगी, और ये वाली जो दूर वाली चीज है वो इधर बन जाएगी, है ना। तो ये एक दूसरे के क्या बन गए, आधे आधे जो हैं मॉलिक्यूल, आधा आधा मॉलिक्यूल एक दूसरे का क्या बन रहा है, मिरर इमेज बन रहा है। ठीक, मिरर इमेज बन रहा है, और कायरल कार्बन तो है ही है, मिरर इमेज बन रहा है एक दूसरे का। अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो सुपर इम्पोज करेगा, ऐसे के ऐसे उठा के अगर रख दो तो नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे उठा के रखोगे अगर तो ये डिफरेंट हो जाएगा ना, ऐसे उठा के रख दिया अलग हो जाएगा, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल भी है। आधा आधा मॉलिक्यूल क्या हो गया, मिरर इमेज बन गया एक दूसरे का, और एक दूसरे के ऊपर क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। तो इस स्ट्रक्चर में होता क्या है, इस स्ट्रक्चर में बेसिकली इसका नाम है मीसो टार्ट्रिक एसिड। इस कंपाउंड का क्या नाम है, मीसो बोलते हैं इसको, मीसो टार्टारिक एसिड। इसमें स्पेशलिटी क्या होती है, हाफ मॉलिक्यूल पीपीएल को लेफ्ट रोटेट करेगा और हाफ मॉलिक्यूल पीपीएल को राइट रोटेट करेगा।
हाफ मॉलिक्यूल लेफ्ट रोटेट करेगा और हाफ कहाँ करेगा, राइट। मतलब क्या है, और एंगल क्या होंगे, सेम। एंगल क्या होंगे, सेम। तो आप बोलोगे कि अगर रोटेट कर रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव क्यों नहीं बोल रहे हो, ऑप्टिकली एक्टिव बोल दो रोटेट कर रहा है तो। पर हो क्या रहा है, जैसे मान लो ये थी आपकी पीपीएल, ठीक है, ये पीपीएल थी, आपने इसको पास कराया मीसोटार्ट्रिक एसिड से, ये स्ट्रक्चर है आपका मीसोटार्ट्रिक एसिड का, ठीक। अब आपने मान लो मीसोटार्ट्रिक एसिड के 1 मोल ले लिए, ठीक। तो आधा कंपाउंड क्या करेगा, इसको पहले आधा, इस मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट एक मॉलिक्यूल का हाफ पार्ट इसको क्या करेगा, पहले इस पीपीएल को पहले क्या करेगा, राइट में घुमा देगा। तो राइट में घुमा दिया, मान लो सपोज राइट में घुमा देता है ये थीटा एंगल से, कितने एंगल से, थीटा से, ठीक। फिर आधा जो मॉलिक्यूल होगा वो इसको क्या करेगा, फिर से थीटा से, ये तो 90 डिग्री पे था, यहां से घुमाया गया इसको, कहां से, यहां से घुमाया गया इसको थीटा एंगल पे, ये एंगल है थीटा। पहले ऐसे थी पीपीएल, कंपाउंड में से पास की गई, तो पीपीएल मान लो 30 डिग्री से ऐसे घूम गई, ठीक। आधे मॉलिक्यूल ने 30 डिग्री घुमा दिया। फिर उसके बाद आधा मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसने राइट में घुमाया तो आधा मॉलिक्यूल लेफ्ट में घुमा देगा 30 डिग्री। तो मान लो पहले ऐसे था लाइट, अब 30 डिग्री ऐसे घुमाया गया आधा मॉलिक्यूल, और फिर 30 डिग्री आधा मॉलिक्यूल ऐसे घुमा दे रहा है। तो इसका मतलब पहले ऐसे आया फिर ऐसे हो गया। तो पीपीएल तो ओरिजिनली फिर ऐसे ही दिखेगी ना, बाहर तो ऐसे ही निकलेगी, क्योंकि जितना राइट में घुमाया गया था उतना ही फिर लेफ्ट में घुमा दिया गया, तो फिर सीधी हो गई। तो कंपाउंड क्या कर दिया जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। पहले जितना राइट में घुमा था, अब की बार क्या करेंगे, अपोजिट में घुमा देंगे, इस तरीके से फिर घूम जाएगा। तो फिर इसका रोटेशन कैसा बन जाएगा, तो ओरिजिनल जैसा था वैसा ही आपको क्या मिलेगा, सीधा सीधा मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि अब यहाँ से पहले यहाँ से यहाँ घुमाया गया था, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, यहाँ से यहाँ फिर घुमा दिया जाएगा। तो ऐसे से ऐसे हुआ, फिर ऐसे से ऐसे हुआ, तो यानी क्या दिखेगा आपको, रोटेशन कुछ दिखेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा पीपीएल अंदर से पास हुई और उसी तरीके से निकल आई। तो कंपाउंड में अंदर तो हो रही है ऑप्टिकल एक्टिविटी, अंदर आपको दिख रही है, रोटेशन तो हो रहा है, लेकिन जो फाइनल रिजल्ट है वो क्या है, 0 है। तो ऑप्टिकल रोटेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। और हमने डेफिनेशन क्या बोला है ऑप्टिकल आइसोमर का, कि या तो लेफ्ट में घुमाए या राइट में घुमाए, कोई एंगल दिखना चाहिए। पोलरीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे देखते हैं, उसमें कोई एंगल आपको दिखना चाहिए। क्लियर है बात। तो इस कंपाउंड को अगर देखो आप मीसोटार्ट्रिक एसिड को, तो इसमें आप देखते हो कि 2 कायरल कार्बन हैं, फिर भी ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें अंदर क्या प्रेजेंट है, पीओएस, प्लेन ऑफ सिमेट्री। लास्ट स्लाइड नोट कर ली थी, नोट हो गया। तो इसका मतलब पहली कंडीशन थी कायरल कार्बन, इसमें कायरल कार्बन भी है, फिर भी क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। तो आपको क्या देखना है, आपको कोई सिमेट्री तो नहीं प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में, अगर कोई सिमेट्री हुई तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, खेल खत्म, पैसा
हजम हो जाएगा। अब आपसे बोले कि क्या टार्ट्रिक एसिड क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होता है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं भाई, केवल वो टार्ट्रिक एसिड जिसमें लिखा हुआ मीसो टार्ट्रिक एसिड वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। मीसो का मतलब स्ट्रक्चर आपको ऐसे ड्रॉ करना है कि दोनों OH एक साइड कर दीजिए और दोनों H दूसरे साइड कर दीजिए, तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। लेकिन टार्ट्रिक एसिड के दो फॉर्म और भी होते हैं, जो जिसमें स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिख लो, इधर कर दीजिए H, इधर कर दीजिए OH, है ना। अब की बार इधर H कर दीजिए, इधर OH कर दीजिए। लेफ्ट राइट का फर्क है। यहाँ पे देखो ध्यान से, अब यहाँ पे अगर कट करोगे, यहाँ पे कट करोगे, तो यहाँ पे ये एक दूसरे के क्या होंगे, मिरर इमेज कहाँ है, जहाँ पे H है वहां पे OH आ गया, जहाँ पे OH है वहां पे H आ गया, ठीक है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है यहाँ पे, नो POS। तो ये इसमें तो कायरल कार्बन है, तो ये तो एक्टिविटी शो कर सकता है। तो दो फॉर्म इसके बना दें, कैसे बना सकते हैं, मिरर लगा दो बीच में, कैसे बनेगा, ये वर्टिकल जो लाइन है वो तो सेम रहती है, मिरर इमेज में वर्टिकल लाइन क्या बनानी है, सेम बनानी है। अब जो यहाँ पे है उसको इधर लगा दीजिए, जो इधर राइट में ग्रुप दिख रहा है उसको इधर लगा दीजिए, जो लेफ्ट वाले थे उसको कहाँ ले आइए। तो अगर एक को डी टार्ट्रिक एसिड बोलोगे तो दूसरे को क्या बोल दोगे, तो डी और एल टार्ट्रिक एसिड जो होते हैं उसमें H और OH को ध्यान रखना है स्ट्रक्चर बनाते वक्त कि H और OH क्या होने चाहिए, पहले कार्बन पे अगर H इधर है तो दूसरे कार्बन पे इधर OH लगाइए लेफ्ट में, है ना। फॉर्मूला वगैरह सेम है, स्ट्रक्चर वगैरह सेम है, बस डिफरेंस क्या है, लेफ्ट राइट का डिफरेंस आ गया, यहाँ पे POS एब्सेंट है। POS नहीं है इसलिए यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर बन गए, POS होती तो ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं होती। तो इसका मतलब कायरल कार्बन जो है वो एसेंशियल कंडीशन नहीं है, सिमेट्री क्या है वो एसेंशियल कंडीशन। नोट हो गई। जैसे लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड के दो फॉर्म होते हैं, लैक्टिक एसिड एक H होगा, OH होगा, COH होगा और CH3 होगा। कार्बन चेन वर्टिकल बनाई जाती है। अच्छा ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चर बनाते वक्त कार्बन चेन को क्या बनाते हैं, वर्टिकल लाइन पे रखते हैं, जितने कार्बन है उनको कहाँ पे रख दीजिए, वर्टिकल। ये लैक्टिक एसिड है, अगर इसको D बोलते हो तो इसका L बनाना है तो क्या करें, मिरर इमेज बना दे इसका, इधर H है तो H को लेफ्ट में कर दीजिए। ऑनलाइन बच्चे कर पा रहे हैं, प्रथमेश, सौरभ, ये L लैक्टिक एसिड बन गया, ऑप्टिकली एक्टिव है, जो DL बना रहा है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। स्टार बना के लिख लीजिए, इफ कंपाउंड हैव वन
कायरल कार्बन, then it is definitely ऑप्टिकल एक्टिव। अगर एक कायरल कार्बन है तो हमेशा याद रखिए कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। If it have more than one, then may or may not be ऑप्टिकली एक्टिव। दोनों कंडीशन हो सकती है, ऑप्टिकली एक्टिव भी हो सकता है और ऑप्टिकली इनएक्टिव भी हो सकता है। जैसे टार्ट्रिक एसिड में हमने देखा, ठीक है, नोट हो गया। आज तो नई क्लास है आपकी फिजिक्स की, हो गया। दूसरी सिमेट्री डिस्कस कर लेते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री, अगर कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री दिख जाए तो भी ऑप्टिकली क्या बन जाएगा, इनएक्टिव। अगर सिमेट्री है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं है, अगर सिमेट्री नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखते हैं एक स्ट्रक्चर सेंटर ऑफ सिमेट्री में। देखो ध्यान से देखना है, अपने को क्या करना है, कैसे ढूंढना है। सेम जो ग्रुप होगा ना, उसको क्या करिए आप, सेंटर से ज्वाइन करते हुए लाइन खींच दीजिए, और देखो कि वो दो इक्वल पार्ट में टूटता है या नहीं टूटता। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर देते हैं आपको, है ना, तो उससे पता चलेगा। MEHHC, 4 कार्बन की ये बना लीजिए रिंग है। चार कार्बन की एक रिंग बनाई, ऊपर नीचे 4 ग्रुप लगे हुए हैं इस पे। ठीक, ग्रुप कैसे लगाने हैं, पहला ग्रुप पहले पे लगाइए COH and H, एक पे लगा दो COH and H, इसको फर्स्ट कार्बन लिख दो COH and H, इसके अपोजिट में लगा दो H and COH। ठीक, और फिर दूसरे जो अपोजिट हैं उन पे लगा दीजिए Me and H, यहाँ पे लगा दीजिए Me और H, और यहाँ पे लगा दीजिए H और Me। Me का मतलब मिथाइल।
पिछले में तो कुछ लिखा ही नहीं, एक लाइन लिखी। सेम ग्रुप, जो सेम ग्रुप दिखे उसको सेंटर से ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है और देखना है कि मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है क्या। अगर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री है, अगर नहीं डिवाइड होता है तो सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। ठीक है, तो करते हैं, देखिए ध्यान से। सेंटर डिसाइड कीजिए, मॉलिक्यूल का अगर सेंटर देखें तो ये बन जाएगा। ठीक, अब सेम ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, इन दोनों को ज्वाइन। ठीक है, ज्वाइन करती हुई लाइन खींच दी हमने। अब देखते हैं मॉलिक्यूल दो इक्वल पार्ट में टूट रहा है या नहीं टूट रहा है। देखो ध्यान से, ये कट कर दिया हमने। अब ऊपर देखो, यहाँ COH और नीचे की तरफ H। यहाँ पे देखो ऊपर H और इधर COH। फिर ये ME जिससे काटेंगे, जहां से कट कर रहे हैं वो तो कट ही जाता है, वो एटम तो कट जाता है, ये ME कट जाएगा, ME कट जाएगा। यहाँ पे H ऊपर और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, H नीचे दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो इस स्ट्रक्चर का जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर ये दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर नीचे वाला मिल रहा है। अब दूसरे ग्रुप देखते हैं, जैसे अब यहां से हमने COH और COH को मिला के काट देते हैं, इस COH और इस COH को मिला के काट देते हैं। इन दोनों COH को मिला के जब काटोगे तो देखोगे आप यहाँ सेंटर से मिलाते हुए एक H नीचे एक H ऊपर, फिर यहाँ पे देखो H और Me ऊपर और नीचे, यहाँ पे Me और H, तो जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर मिल रहा है। फिर आप किसको किसको ज्वाइन कर सकते हो, एक इधर वाला हाइड्रोजन और एक इधर वाला हाइड्रोजन मिला सकते हो, एक ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन, अपोजिट वाले को मिलाते हुए सेंटर से लाइन खींचनी है, खींच दिए। अब ऊपर की तरफ क्या मिल रहा है, COH H और यहाँ पे मिल गया Me। ठीक, यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है, नीचे की तरफ Me और यहाँ पे मिला ऊपर COH, यहाँ H और यहाँ पे क्या मिला H और नीचे COH, जस्ट अपोजिट स्ट्रक्चर मिल रहा है। अब इस H और H को भी मिलाते हुए खींचोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको कट करने पे बिल्कुल अपोजिट, दो इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रक्चर मिलते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं कट करने पे, तो इस पॉइंट को बोलोगे सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS। और अगर कोई भी सिमेट्री, एक भी सिमेट्री प्रेजेंट है COS POS, तो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। कंपाउंड में कायरल कार्बन कितने थे, कितने कायरल कार्बन थे, 4 थे। सारे के सारे जो कार्बन थे ना, ये वाले सारे, ये सारे कार्बन क्या थे आपके, रिंग वाले कायरल थे। सेंटर ऑफ सिमेट्री ऐसे भी देखते हैं कि जैसे मान लो सेम ग्रुप है ना और सेम डिस्टेंस पे मिल रहा है,
तो उसको हम लोग बोल देते हैं उस पॉइंट को सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे यहाँ से देखा हमने, फटाफट से यहाँ से देखा, एक COH दूसरा COH, दोनों की अगर डिस्टेंस देखोगे तो सेम आएगी। फिर उसके बाद इधर से देखा, एक Me और दूसरा Me, ये नीचे की तरफ उतने ही डिस्टेंस पे, ये ऊपर की तरफ उतने, तो सेम डिस्टेंस आएगी। एक ये वाला H और एक ये वाला H, दोनों सेम डिस्टेंस आएगी। ये ऊपर की तरफ है और ये कहाँ पे है, नीचे। फिर ये वाला H और ये वाला H, ये नीचे है ये ऊपर है, सेम डिस्टेंस आएगी एक दूसरे से। तो सेम ग्रुप की जब सेम डिस्टेंस होती है तो ये वाला जो पॉइंट होता है ये बन जाता है COS, सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे ही कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री आपको दिखेगा, वैसे ही आप कंपाउंड को क्या क्या डिक्लेयर कर दोगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव, नो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। क्लियर है? सिस ट्रांस वगैरह देख सकते हैं इसमें, लेकिन आपका ये नहीं देख सकते, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। क्लियर है? अब एक और रहेगी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, उसको देखने से पहले कुछ हम लोग एग्जांपल्स करते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं। चलिए, ये पहले बताइए, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या इनएक्टिव होगा, क्या होगा? एक्टिव होगा, क्यों? कोई सिमेट्री नहीं है, यहाँ पे तो CH3 है, यहाँ पे COH है, और कायरल कार्बन तो है ही है, दो कायरल कार्बन है। तो इसकी मिरर इमेज बना दीजिए जरा, इसकी मिरर इमेज बना दीजिए। इसकी मिरर इमेज बना दें। सब लोग बना पा रहे हैं? ये पहला स्ट्रक्चर है, ये दूसरा स्ट्रक्चर है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। और अगर इसको उठा के इसके ऊपर रखोगे तो H के ऊपर कौन आएगा, OH आएगा, तो ओवरलैपिंग होगी नहीं, तो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे। यानी कि फर्स्ट और सेकंड क्या होंगे, इनएंशियोमर बोल सकते हो इनको। कोई समस्या? ये कंपाउंड है, इसके बारे में क्या सोचते हो? फॉर्मूला तो सेम ही है। फॉर्मूला अगर देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो 1 2 का ही है, सेम है, बस HOH की साइड हमने चेंज की है। तो ये कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इनएक्टिव होगा? एक्टिव होगा, क्योंकि ये ग्रुप डिफरेंट हो गए ना, ये कायरल कार्बन, ये कायरल कार्बन, तो इसकी भी मिरर इमेज बन सकती है। बना दीजिए जल्दी से। ये बन जाएगी। अब आप थर्ड और फोर्थ को इनएंशियोमर बोल सकते हो। ये पॉइंट सबको क्लियर है? थर्ड और फोर्थ को इनएंशियोमर बोल सकते हो।
क्लियर है बात? अब देखो, फर्स्ट का पेयर बना दो थर्ड के साथ, एक ये पेयर, दूसरा पेयर बनाओ थर्ड का पेयर बना दो सेकंड के साथ। कितने कॉम्बिनेशन हम लोग बना सकते हैं? और आप बना दो, फर्स्ट को थर्ड के साथ ले लिया, सेकंड को थर्ड के साथ ले लिया, फर्स्ट को ले लो फोर के साथ और सेकंड को ले लो फोर के साथ। चार कॉम्बिनेशन तैयार हो गए। ये चार कॉम्बिनेशन तैयार हो गए। चारों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, चारों के चारों ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा। ये एक दूसरे के डी और एल फॉर्म है, इसलिए इनको इनएंशियोमर बोला गया। ये एक दूसरे का डी और एल फॉर्म है, इसलिए इनको इनएंशियोमर बोला गया। लेकिन अगर बात करो फर्स्ट और थर्ड की, तो ऑप्टिकल आइसोमर तो है ये अलग ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर रहा है, ये अलग, लेकिन ये एक दूसरे के इनएंशियोमर नहीं है, बट ये एक दूसरे के आइसोमर्स होंगे। तो ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के इनएंशियोमर ना हो, ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर जो एक दूसरे के इनएंशियोमर ना हो लेकिन आइसोमर्स हो, क्योंकि फॉर्मूला वगैरह सेम है, तो उनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। क्या बोलते हैं उनको? डायस्टीरियोमर्स। तो ये क्या है आपके, ये जितने पेयर मैंने बनाए हैं इनको हम बोलते हैं डायस्टीरियोमर्स। ये क्या होंगे? ये ऑप्टिकल आइसोमर तो होंगे, मतलब इनमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म तो होगी, लेकिन एक दूसरे के एनेंशियोमर नहीं है, नॉट इन एंशियोमर। एक दूसरे के आइसोमर तो हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बिल्कुल। तो ऐसे आइसोमर्स जो ऑप्टिकल आइसोमर्स तो हैं लेकिन एक दूसरे के ऊपर इनएंशियोमर नहीं बन रहे हैं, तो अगर इनएंशियोमर नहीं बन रहे हैं तो क्या बोल सकते हैं उनको हम लोग? डायस्टीरियोमर्स। एक नया नाम दे सकते हैं, डायस्टीरियोमर्स। क्लियर है बात? नोट कर लिया डायस्टीरियोमर्स? डायस्टीरियोमर्स की स्पेशल एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। केमिकल प्रॉपर्टी में तो सेम होंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होगी? अलग अलग।
क्लियर है? अब कंपाउंड के वो फॉर्म, कंपाउंड के that form which have POS प्रेजेंट था, उसकी वजह से ऑप्टिकली इनएक्टिव हुआ था, उस फॉर्म को हम कहते हैं मीसोफॉर्म। उस फॉर्म को क्या नाम दोगे? मीसो। 3 वर्ड हमने सीखे, इनेंशियोमर, डायस्टीरियोमर्स, और तीसरा फॉर्म क्या सीखा? मीसोफॉर्म। अभी मीसो टार्टरिक एसिड बताया था ना। क्लियर है बात? अब 4 स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें क्या है। फिर से टार्टरिक एसिड बना रहे हैं। ये और ये स्ट्रक्चर अगर देखो, दोनों स्ट्रक्चर में यहाँ पे पीओएस है, पीओएस है, यहाँ पे भी पीओएस है ना। टार्टरिक एसिड के स्ट्रक्चर है, पीओएस है। ये दोनों स्ट्रक्चर जो ये फर्स्ट और सेकंड है, इसको हम बोल सकते हैं सेम स्ट्रक्चर, इसको सेम बोल सकते हैं। सेम कैसे बोले? अगर इसको इधर से देखो, आप इस तरफ से देखो, तो ऐसा दिख रहा है H पहले आ रहा है, सामने आ रहा है, OH बाद में आ रहा है, पीछे आ रहा है। अगर इस स्ट्रक्चर को इधर से देख लोगे तो H पहले आ जाएगा, OH बाद में आ जाएगा। सेम ही है स्ट्रक्चर, दोनों दोनों सेम है, पीओएस प्रेजेंट है, तो मीसो फॉर्म कह सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के कौन से फॉर्म बोले जाएंगे? दोनों मीसो फॉर्म्स है, पहला भी मीसो है, दूसरा भी मीसो। अब इसी के दूसरे फॉर्म बनाते हैं, HOH को डिफरेंट करके। ये थर्ड स्ट्रक्चर बना दिया, और इसका मिरर इमेज बना लेते हैं। कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? बार बार एक ही स्ट्रक्चर ले रहे हैं तो। ये फोर्थ स्ट्रक्चर बन गया। थर्ड और फोर क्या बन गया एक दूसरे के? इनेंशियोमर। क्यों बने? यहाँ पे पीओएस नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव बन गया ये। अब फर्स्ट और थर्ड का भी तो फॉर्मूला सेम है बिल्कुल।
फर्स्ट और थर्ड का भी तो फॉर्मूला सेम है। अब फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड और फर्स्ट और फोर्थ, इन दोनों ये जो पेयर्स बनेंगे इनको हम डायस्टीरियोमर्स कह सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं हम लोग? डायस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। सेकंड को इसलिए नहीं लिया क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को हमने क्या कह दिया? सेम कह दिया था। तो सेकंड ले लेते या फर्स्ट ले लेते, एक ही बात। पॉइंट क्लियर है? क्या क्या चीजें सीखी हम लोगों ने? ऑप्टिकली एक्टिव डीएनएल इनएंशियोमर, मीसो, डायस्टीरियोमर्स, है ना? ये चीजें सीखी। अब एक और छोटा सा टर्म यहाँ पे सीख लेते हैं, देखो ध्यान से देखो। टार्ट्रिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड में पीओएस प्रेजेंट था। पीओएस प्रेजेंट होने की वजह से आधा मॉलिक्यूल लेफ्ट में और आधा मॉलिक्यूल राइट में घुमा रहा था। मॉलिक्यूल के अंदर ऐसी चीज प्रेजेंट थी, अंदर ऐसा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से आधा तो लेफ्ट में और आधा राइट में घुमा रहा था। जब भी मॉलिक्यूल के अंदर इस रीजन से ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आएगी तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरीके से अगर इनएक्टिविटी आती है अंदर डी और एल प्रेजेंट हैं, एक लेफ्ट में एक राइट में घुमा रहा है लेकिन ओवरऑल में कोई रोटेशन दिखाई नहीं दे रहा है, इंटरनली ये चीज हुई है मॉलिक्यूल के अंदर के स्ट्रक्चर की वजह से, इसलिए इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। कंपनसेशन समझते हैं? एक चीज को दूसरे चीज से कंपनसेट करना। एक ने 30 डिग्री राइट में घुमाया, दूसरे आधे ने क्या किया? 30 डिग्री लेफ्ट में कर दिया। ओवरऑल में क्या हो गया? जीरो। ठीक है, मान लीजिए कोई रीजन ऐसा हो, मेरा हाथ ऐसे 30 डिग्री राइट में गया, फिर कोई और रीजन ऐसा 30 डिग्री लेफ्ट में आ गया, तो ओवरऑल में हाथ तो ऐसे ही दिख रहा है। तो जब मॉलिक्यूल के अंदर की वजह से, अंदर के स्ट्रक्चर की वजह से ये ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आती है तो उसको नाम क्या देते हैं हम लोग? इंटरनल कंपनसेशन। क्लियर है बात? अब एक पॉइंट और सीखेंगे, बस फिर क्लास क्लोज। लास्ट पॉइंट, इंटरनल कंपनसेशन कहाँ प्रेजेंट हो गया? जहां पे पीओएस थी उसमें आधा मॉलिक्यूल लेफ्ट में घुमाया, आधा राइट में घुमाया, मॉलिक्यूल के अंदर प्रॉब्लम हुई इसलिए उसको बोला इंटरनल कंपनसेशन, उसकी वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिव बन गया कंपाउंड। अब देखो दूसरी एक कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं हम लोग रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है? रेसिमिक मिक्सचर जो होता है इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव बनेगा कैसे? देखो रेसिमिक मिक्सचर, इसमें क्या करेंगे हम लोग? 50% डी फॉर्म ले लीजिए एंड 50% एल फॉर्म ले लो किसी एक कंपाउंड का, सेम कंपाउंड का 50% डी फॉर्म ले लीजिए और 50% एल फॉर्म ले लीजिए और उसको क्या कर दीजिए?
मिक्स कर दीजिए। तो इसको मिक्स करने से जो मिक्सचर मिलेगा उसको बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो हमने लिया लैक्टिक एसिड, ठीक, लैक्टिक एसिड का 1 लीटर सोल्यूशन लिया, लैक्टिक एसिड का 1 लीटर सोल्यूशन लिया। इस 1 लीटर सोल्यूशन में मान लीजिए कि आपने x मोल लिया है डी लैक्टिक एसिड और x मोल ही लिया है आपने, x मोल ही लिया है आपने एल लैक्टिक एसिड। इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया है। तो इसका x मोल राइट में जितना घुमाएगा, मान लो इसका x मोल राइट में 200 डिग्री घुमाता है ना, तो इसका L जो फॉर्म होगा वो लेफ्ट में 200 डिग्री घुमा देगा। तो ओवरऑल में आप क्या देखोगे कि कुछ घुमा ही नहीं पीपीएल। मान लो आधे 1 मोल तुमने ये वाला ले लिया डी वाला, तो उसने ऐसे घुमाया इतना। अब 1 मोल तुमने एल वाला भी सेम मोल डाले हुए हैं, तो वो क्या घुमा देगा, वापस कर देगा उसको, तो सीधे ही रहेगी पीपीएल, है ना। इसमें लैक्टिक एसिड के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लैक्टिक एसिड में कोई पीओएस सीओएस कुछ प्रेजेंट नहीं है। इसमें हमने क्या किया, फॉल्ट क्या किया कि दो फॉर्म 50-50% मिक्स कर दिए, डी को 50% और एल को 50%, कॉन्सेंट्रेशन 50-50 लेनी। मिक्स करने से क्या हुआ, जब मिक्स हो गया तो एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो गया जिसमें आधा जो अमाउंट है वो तो लेफ्ट में घुमा दे रहा है उसी एंगल से, और आधा अमाउंट उसी एंगल से राइट में घुमा दे रहा है। तो ओवरऑल में क्या होगा, ओवरऑल में पीपीएल सीधी दिखेगी। तो ओवरऑल में ये मिक्सचर कैसा बना, ऑप्टिकली इनएक्टिव। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसमें स्ट्रक्चर का कोई प्रॉब्लम था नहीं, तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल कंपनसेशन। एक्सटर्नल कंपनसेशन, यहाँ पे स्ट्रक्चर का कोई फॉल्ट नहीं था, स्ट्रक्चर की वजह से कोई चीज नहीं हुई, स्ट्रक्चर से होगी तो इंटरनल, और अगर आपने 50-50% मिक्स किया उसकी वजह से हो रहा है जीरो ऑप्टिकल रोटेशन, तो उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन। रेसिमिक मिक्सचर को डीएल मिक्सचर भी बोलते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं प्लस माइनस, डीएल मिक्सचर भी लिख सकते हैं इसको, प्लस माइनस भी लिख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास आपकी हो गई ऑफ।